सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है भार्गव भारद्वाज और हम हैं अपने आरटीजी सीरीज के रास्ते पे। आरटीजी सीरीज पे डे 3 पार्ट नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स जो आप शाम को रिसीव कर रहे हो। 2 यूनिट हम लोग खत्म कर चुके हैं, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तीसरे यूनिट चालू कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, जिसका फर्स्ट चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन हम लोग अभी चालू कर रहे हैं। होपफुली हम इस वीडियो में ये चैप्टर खत्म भी कर देंगे। छोटी वीडियो होगी, प्यारी वीडियो होगी, थोड़े से ही कॉन्सेप्ट्स हैं, बस एक एक करके पहले टर्म समझ लेते हैं। प्रोडक्शन क्या है? इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। जो भी इनपुट फैक्ट्री में आ रहा है, जो भी इनपुट बिजनेस में आ रहा है, क्योंकि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम या तो किसी एक कंपनी, एक फर्म, एक फैक्ट्री के बारे में पढ़ेंगे या किसी एक कंज्यूमर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड यूनिट जो हमने पढ़ी, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वगैरह वगैरह वगैरह, वहां पे हमने एक कस्टमर के बारे में पढ़ाई करी थी। अब ये थर्ड यूनिट है, यहाँ पे हम लोग एक प्रोड्यूसर, एक बिजनेसमैन, एक फैक्ट्री, एक फर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूनिट नंबर 2 हमारे लिए इजी थी, क्योंकि हम लोग नॉर्मली कंज्यूमर ही हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, तो हमको कंज्यूमर की तरह सोचना था, कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन इस यूनिट में हमको एक प्रोड्यूसर की तरह, एक बिजनेसमैन की तरह सोचना है। तो जरूरी ये है कि भाई साहब आप पहले अपना माइंडसेट चेंज करो, और जब भी ये लेक्चर हुआ करे यूनिट नंबर 3 का, तब आप अपने आप को एक स्टूडेंट नहीं, एक बिजनेसमैन मानो। यही बात को ध्यान में रखते हुए एक बिजनेसमैन के लिए प्रोडक्शन क्या होगा? जो भी इनपुट बिजनेस में आ रहा है उसको प्रोसेस करके अच्छा सा आउटपुट बना के मार्केट में बेचना, वो फंक्शन को प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। बेसिकली प्रोडक्शन कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। नेक्स्ट है पॉइंट हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन, जो कि हमारा चैप्टर का नाम भी है। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? एक एक्सप्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है। एक रिलेशनशिप है किसके बीच में? इनपुट और आउटपुट के बीच में, कि इतना इनपुट गया तो इतना आउटपुट आएगा, इतना इनपुट गया तो इतना आउटपुट आएगा। इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को दिखाता हुआ जो भी एक्सप्रेशन, मतलब जो भी इक्वेशन, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, व्हाटएवर, जो भी चीज इस रिलेशनशिप को दिखाएगा, उसको हम प्रोडक्शन फंक्शन कह के बुलाएंगे। फिर हमारे पास थोड़े कॉन्सेप्ट्स आते हैं, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर। चारों को मैं एक साथ ले रहा हूं क्योंकि ये चारों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। देखो, शॉर्ट रन का मतलब है छोटा टाइम, लॉन्ग रन का मतलब है बड़ा टाइम। शॉर्ट रन का मतलब फॉर एग्जाम्पल हम मान रहे हैं 1 साल, और लॉन्ग रन का मतलब हम मान रहे हैं 5 साल। बराबर, पहले इतना दिमाग में बिठा लो। शॉर्ट रन मतलब 1 साल, लॉन्ग रन मतलब 5 साल। फिर है वेरिएबल फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो बदले जा सके। फैक्टर्स क्या होता है? इनको हम वेरिएबल इनपुट्स भी बोलते हैं। ठीक है, रन, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन तो समझ आ गया, ये टाइम पीरियड को बता रहा है, ये टाइम पीरियड की बात हो रही है इसमें। और इसमें वेरिएबल फैक्टर्स या फिक्स फैक्टर्स में इनपुट्स की बात हो रही है। तो वेरिएबल फैक्टर्स मतलब वो इनपुट्स, वो वेरिएबल इनपुट्स मतलब वो इनपुट्स जिनको हम चेंज कर सकें। वेरिएबल फैक्टर्स मतलब जिनको हम चेंज कर सकें। और फिक्स्ड फैक्टर्स मतलब जैसे कि ये नाम से है कि ये फैक्टर्स फिक्स्ड हैं, हम इनको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमने एक लैंड खरीद लिया, एक जमीन, प्रॉपर्टी कुछ खरीद ली, अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते। भाई, धरती को आकाश और आकाश को पानी नहीं बना सकते। धरती है, 1 बीघे की धरती है, 2 एकड़ की धरती है, व्हाटएवर, तो धरती ही है। लैंड है तो लैंड ही है। तो ऐसी इनपुट्स, ऐसे फैक्टर्स जिनको हम चेंज नहीं कर सकते वो फिक्स फैक्टर्स में आएंगे, और जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे लेबर। अभी मेरी फैक्ट्री में 5 लेबर काम कर रही थी, मैंने 5 और मंगा ली, 10 हो गया, 5 और मंगा ली, 15 हो गया, 3 निकाल दी, 12 हो गया। तो मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूं। उस फैक्टर या उस इनपुट को कहते हैं वेरिएबल इनपुट। अब देखो, शॉर्ट रन मतलब वो टाइम जिसमें हम फैक्टर्स को, जिसमें कुछ फैक्टर्स को चेंज किया जा सके और कुछ को चेंज ना किया जा सके, उसको कहते हैं शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में आप कुछ फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, कुछ फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया लेबर का, तो आपने 1 महीने तक काम कराया, फिर दूसरे महीने 5 और बुला लिया, फिर तीसरे महीने 5 और निकाल लिए, 5वें महीने 3 निकाल दिए। ये सारा काम 1 साल के अंदर कर सकते हो। और शॉर्ट रन का टाइम हमने 1 ईयर फिक्स किया था एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो कुछ वेरिएबल फैक्टर्स हुए। अच्छा, बात आती है प्रॉपर्टी की, बात आती है लैंड की। तो एक बार अगर हमने पैसा डाल के एक लैंड खरीद ली, तो क्या हम उसी साल
ऑल्दो ये डिपेंड करेगा थोड़ा मैं कहूँ सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, लेकिन नॉर्मली अगर मैं बात करूं, आप देखो आप अभी जिस घर में रह रहे हो वो आपने कब खरीदा था? क्या जब आपने वो घर खरीदा उसके 1 साल के अंदर अंदर ही आपने फिर दूसरा घर खरीद लिया? जो लोग रेंट पे रहते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं खरीदने की बात कर रहा हूं। तो देखो भाई सीधा सा एग्जांपल ये है, 1 साल के अंदर अंदर आप नई लैंड तो नहीं खरीद सकते, आप 1 साल के अंदर अंदर आप नई प्रॉपर्टी तो नहीं खरीद सकते बिजनेस के पैसों से। अपना पैसा तो जो मर्जी करो, बिजनेस की बात हो रही है अभी, हमें इकोनॉमिक यहाँ पे किसी की पर्सनल इनकम टैक्स और ये सारी चीजें लगाने नहीं बैठे हैं। तो फिक्स्ड रन शॉर्ट रन के अंदर कुछ फैक्टर्स को तो हम बदल सकते हैं, कुछ फैक्टर्स को हम नहीं बदल सकते। लैंड को हम नहीं बदल सकते, बिल्डिंग को हम नहीं बदल सकते, क्योंकि पूरी बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग हमने खरीद ली, ठीक है, उसको तोड़वा के दोबारा बनवाने में 2-3-4 साल निकल जाएंगे, शॉर्ट रन में वो पॉसिबल है ही नहीं। तो शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स तो वेरिएबल होंगे, कुछ फैक्टर्स फिक्स होंगे। लॉन्ग रन की बात करूं तो लॉन्ग रन में सारे ही फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन मतलब 5 साल। 5 साल में तो आप लेबर भी बदल सकते हो और 5 साल में आप नई लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी कुछ भी खरीद सकते हो। 5 साल तो बहुत बड़ा टाइम हो गया, 5 साल में तो सरकारें बदल जाती है, ये तो फिर एक बिजनेस को बदलने की बात है बस। तो शॉर्ट रन मतलब वो पीरियड जिसमें आप कुछ फैक्टर्स बदल सकते हो, कुछ को नहीं बदल सकते, और जिनको बदल सकते हैं उनको वेरिएबल फैक्टर्स कहते हैं, जिनको नहीं बदल सकते उनको फिक्स फैक्टर्स कहते हैं। और लॉन्ग रन मतलब वो टाइम पीरियड जिसमें हम सारे ही फैक्टर्स बदल सकते हैं, तो वहां पे सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, वहां पे फिक्स फैक्टर जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। तो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। वेरिएबल फैक्टर सिर्फ शॉर्ट रन में बदले जा सकते हैं, फिक्स फैक्टर्स लॉन्ग रन में बदले जा सकते हैं। शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स दोनों होते हैं, लॉन्ग रन में केवल और केवल वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। तो ये चारों चीजें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए मैंने इनको एक साथ लेके चला था। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो प्रोडक्ट। प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब समझ लिया भाई। प्रोडक्ट क्या है जिसपे हम लोग काम करने वाले हैं, उसका मतलब क्या होता है? तो प्रोडक्ट का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म, वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म और इंडस्ट्री ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड के अंदर, एक दिए हुए समय के अंदर कितना सामान बनाया गया है, प्रोड्यूस किया गया है एक फर्म या एक इंडस्ट्री द्वारा, उसको कहा जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, अभी एक पेन उठा के कह दिया प्रोडक्ट है, तो ये नहीं। ऐसे कितने पेन बने होंगे 1 घंटे के अंदर? तो 1 घंटे के अंदर, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है, तो 1 घंटे के अंदर एक कंपनी, मान लो ये इजोरिटो जो है, वो कितने पेन बना लेती है, दैट इज प्रोडक्ट। ओके, फिर हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लाइक टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मतलब इन एडिशन टू ऑल, इन सबमिशन, पूरा अब तक जितना भी प्रोडक्शन एक फर्म ने किया है उसको टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। टोटल प्रोडक्शन डन बाय अ फर्म इज नोन एज टोटल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट की बात करूं तो एवरेज प्रोडक्ट, अच्छा ये प्रोडक्शन होगा कैसे? इनपुट के लगने से, तो वही बात है। एवरेज प्रोडक्ट मतलब एक इनपुट के लगने से, एक इनपुट में, देखो और सिंपल भाषा में कहते हैं आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। मतलब कि एवरेज प्रोडक्ट क्या है कि एक इनपुट पे ऑन एन एवरेज आप कितना बना लेते हो सामान, उसको एवरेज प्रोडक्ट बोला जाता है। एक प्रोडक्ट पे आप कितना ऑन एन एवरेज सामान बना लेते हो, एक इनपुट पे कितना ऑन एन एवरेज आप सामान बना लेते हो, उसको एवरेज इनपुट या एवरेज प्रोडक्ट बोला जाता है। अच्छा, तो फिर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट होता है कि टोटल में कितना एडिशन हुआ है प्रोडक्शन का, टोटल में कितना प्रोडक्शन का एडिशन हुआ है जब हमने एक इनपुट बढ़ाया। देखो ये दोनों चीजें ना बहुत ज्यादा सिमिलर सी हैं, दोनों चीजें बहुत ज्यादा सिमिलर सी है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूंगा। मान लो मेरे पास 5 कैपिटल है जो मिलके मेरे को 30 यूनिट्स प्रोड्यूस करके देती है। मैं 7 कैपिटल कह रहा हूं, लेबर लेके आया तो उसने मेरे को मिलके 34 की प्रोडक्शन दी। मैं 8 लेके आया, 9 लेके आया, 10 लेके आया, तो उसने रेस्पेक्टिवली मेरे को 40, 47 और 52 की प्रोडक्शन दी। अब ये क्या है? ये है लेबर जो मैं लेके आया हूं अपनी बिल्डिंग में कह लो या फर्म में कह लो या फैक्ट्री में कह लो,
और ये जो उसने मेरे को आउटपुट दिया है ये वो है। अब जरा ध्यान से देखो, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, जो हमने पढ़ा था कि टोटल ऑफ ऑल प्रोडक्शन डन। तो टोटल ऑफ ऑल प्रोडक्शन, टोटल कितना प्रोडक्शन हुई है, 52 की प्रोडक्शन हुई है ना। टोटल तो 10 लोगों ने मिलकर 52 यूनिट्स प्रोड्यूस करी हैं। तो जो हमारा टोटल प्रोडक्ट हुआ वो है दिस 52। मैं इसकी वैल्यू यहां लिख देता हूं, टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू इज 52। एवरेज प्रोडक्ट की बात करूं तो एक यूनिट ने ऑन एन एवरेज कितना प्रोड्यूस किया। अब सबसे पहले यहां देखते हैं, यहां पे 2+2 यूनिट्स एड ऑन हुई थी, मतलब 2 नए लोग आए थे काम करने के लिए, जिसकी वजह से आउटपुट में 4 यूनिट्स बढ़ गई। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ऑन एन एवरेज 34 यूनिट्स हमको मिली 7 लोगों की वजह से। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 34 यूनिट्स मिली हमको 7 लोगों की वजह से। तो ऑन एन एवरेज एक बंदे ने ऑलमोस्ट 5%, 4.9 समथिंग आएगा। तो मैं कह देता हूं ऑलमोस्ट 5 यूनिट्स एक बंदे ने प्रोड्यूस करी। या चलो इसको और अच्छे से कर लेते हैं, इसको 35 ही कर देते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 5 यूनिट्स ऑन एन एवरेज हर बंदे ने प्रोड्यूस करी हैं। अब हो सकता है इनमें से किसी ने 6 करी हो सकता है किसी ने 4 करी हो, वो कंसिडरेशन की बात नहीं है। बात ये है कि भाई साहब ऑन एन एवरेज हर बंदे ने, हर लेबर ने 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करी हैं। तो हमारा टोटल प्रोडक्ट आ गया 52, हमारा एवरेज प्रोडक्ट आ गया 5। वहीं अगर मैं बात करूं कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है मतलब एक एक्स्ट्रा इनपुट आने से कितना प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है। तो यहां देख लो भाई, एक्स्ट्रा एक आया था उसकी वजह से 7 इंक्रीज हुआ है। तो मैं कह सकता हूं 7 इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ 1 एक्स्ट्रा लेबर, जिसकी वजह से मतलब 7 हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट है, 7 हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है। तो आपको टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में अंतर समझ में आया। टोटल प्रोडक्ट मतलब इन टोटल सबने कितना प्रोड्यूस किया है, एवरेज प्रोडक्ट मतलब ऑन एन एवरेज एक बंदे ने कितना प्रोड्यूस किया है, और मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब एक बंदा एक्स्ट्रा आने से कितना प्रोड्यूस हुआ है। आपको तीनों के बीच में डिफरेंस क्लियर होगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे रिटर्न टू अ फैक्टर पे। ये कैसा, रिटर्न टू अ फैक्टर इज वेरी मच सिमिलर टू मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन को ही लिखने का एक नया तरीका है, कैसे कि रिजल्टेड इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्ट। तो देखो अगर मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट 4 था, 8 लेवल ऑफ, जब 8 लोग काम कर रहे थे तो टोटल प्रोडक्ट 40 था। जब 9 लोग काम करने लगे तो टोटल प्रोडक्ट 47 हो गया। तो मतलब टोटल प्रोडक्ट में 7 का इंक्रीज हो गया बराबर, और ये 7 क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि टोटल प्रोडक्ट में जितना भी चेंज होगा वो मार्जिनल प्रोडक्ट की वजह से हुआ होगा। देखो 8 लोग मिलके 40 बना रहे थे, 9 लोग मिलके 47 बना रहे हैं। तो 8 लोगों का टोटल था 40 और 9 लोगों का टोटल है 47। तो टोटल हमारा 7 से बढ़ गया, और ये जो बड़ा है ये 7 क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट जो बढ़ेगा वो मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर होगा। मतलब जिस रेट से भी, जिस भी नंबर से टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा वो नंबर मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब यही है कि रिजल्टेड इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्ट, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट की बात हो रही है। व्हेन ओनली 1 फैक्टर इज इंक्रीज, जब हम केवल एक ही फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम एक ही फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं, सिर्फ लेबर को, हमने उसके अलावा तो और कोई बात करी ही नहीं है। तो जब हम केवल एक ही फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं तब जो टोटल प्रोडक्ट में चेंज आएगा उसको रिटर्न टू अ फैक्टर कहते हैं। मतलब ये रिटर्न टू अ फैक्टर और कुछ नहीं बल्कि मार्जिनल प्रोडक्ट को ही दूसरी तरीके से बोला गया है। फिर अगले टॉपिक पे मैं आऊं तो वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखो लॉ की मैंने बात करी थी कि जैसा जैसा मैं बोलूं, जैसा जैसा मैं लिखवाऊं, लॉ किताब में आंसर शीट में वैसा ही लिख के आना है, अपने शब्द यूज करने ही नहीं है। तो लॉ की अगर मैं बात करूं तो ये क्या, एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली 1 इनपुट कीपिंग अदर इनपुट्स फिक्स्ड, जैसे जैसे हम केवल एक इनपुट को बढ़ाते जाएंगे कीपिंग ऑल अदर इनपुट्स फिक्स्ड। अब देखो ना भाई, एक सामान बनने में केवल एक ही थोड़ी ना इनपुट लगेगा। अगर मेरे को जूते बनाने हैं तो जूतों का सोल लगेगा, उसके लिए रबर लगेगी, उसके लिए लेदर लगेगा, उसके लिए सिलने के लिए मशीन लगेगी, उसका धागा लगेगा, लोग लगेंगे, बिजली लगेगी, इतनी सारी चीजें लगेंगी। ये सारे इनपुट्स हैं। लेकिन लॉ के हिसाब से
सब पे नजर नहीं रखनी है, केवल एक इनपुट पकड़ो, उसको इंक्रीज करो, बाकी सबको कांस्टेंट रखो। यहाँ पे हमने लेबर को पकड़ लिया है, बाकी सारी चीजें हम मान रहे हैं कांस्टेंट हैं। लेबर को हमने पकड़ लिया और हम उसको कर रहे हैं इंक्रीज। तो जब केवल एक इनपुट में इंक्रीज होगा और बाकी सारे इनपुट कांस्टेंट होंगे, तो सुनो, टोटल प्रोडक्ट पहले तेजी से बढ़ेगा, टोटल प्रोडक्ट पहले तेजी से बढ़ेगा, फिर वो धीमे धीमे बढ़ेगा। टीपी इनिशियली इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, टीपी स्टार्टिंग में बढ़ेगा तेजी से, इंक्रीजिंग रेट, देन एट अ डिक्रीजिंग रेट, मतलब तब धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले बहुत तेज बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। मेरा हाथ देखो, पहले तेज बढ़ेगा, ऐसे कैसे रॉकेट एकदम ऐसे करके ऊपर जाता है ना, वो एकदम से ऊपर जाता है, तो रॉकेट की तरह पहले एकदम से ऊपर जाएगा, मतलब तेज तेज ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा। एयरप्लेन क्या धीरे धीरे हाइट लेता है, रॉकेट एकदम से हाइट लेता है, एयरप्लेन धीरे धीरे हाइट लेता है। तो पहले एक मतलब तेजी से ऊपर जाएगा, फिर धीमे धीमे ऊपर जाएगा, देन फाइनली एट अ नेगेटिव रेट, ऊपर जा रहा है एट अ नेगेटिव रेट मतलब गिर रहा है, ऊपर जा रहा है एट अ नेगेटिव रेट मतलब गिर रहा है। तो पहले तेजी से ऊपर जाएगा, फिर धीमे धीमे ऊपर जाएगा और लास्ट में आके गिरना चालू हो जाएगा। तो ये टीपी बताया कि टीपी कैसे करता है। ये डेफिनेशन या ये लॉ यहां अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जांपल है। जब मैंने एग्जांपल लिया था तो मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया था, इसलिए ये लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ये तो सिर्फ हमारी सोच है तुम्हें समझाने के लिए, दिस इज नॉट एक्चुअल। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये होता है। इसका डायग्राम हम अगली स्लाइड में देखेंगे, तब तक के लिए फटाफट से पहले इसको नोट डाउन करो। अच्छा, ये चीज मत नोट डाउन करना, मतलब ये चीज ऑफिशियल नहीं है, तुमको अगर अपने समझने के लिए रखनी है तो तुम रख सकते हो, बट दिस इज नॉट ऑफिशियल। इसके अलावा यू कैन कॉपी एवरी अदर थिंग। फटाफट से कॉपी डाउन करो और फिर हम अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। पोर्शन जो कि इक्वल ही है विड्थ में, ये जितना ये है उतना ही है, उससे अगला पोर्शन में केवल और केवल जो एमपी है वो इतना ही बड़ा है, केवल और केवल एमपी इतना ही बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, आप समझ रहे हो? पहले टाइम में उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, दूसरे टाइम पे उसने कम डिस्टेंस कवर किया। मतलब पहले वो तेजी से बढ़ा, फिर वो धीमे धीमे बढ़ा, और लास्ट में थर्ड में जाके तो वो नीचे ही हो गया। एक्चुअली ये लाइंस डॉटेड इसलिए बनाई गई हैं क्योंकि ये डायग्राम 3 स्टेज में बटा हुआ है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दिस इज द सेकेंड स्टेज एंड दिस इज द थर्ड स्टेज। तो मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूं तो टीपी इज इंक्रीजिंगली इंक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, तेजी से ऊपर जा रहा है। सेकेंड फेज की बात करूं तो टीपी इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, धीरे धीरे जा रहा है। एंड थर्ड स्टेज की बात करूं तो टीपी इज नेगेटिवली इंक्रीजिंग बिकॉज वो नीचे जा रहा है। एमपी कि क्यों आया भाई पिक्चर में, बिकॉज बिना एमपी की ये डायग्राम पूरा हो ही नहीं सकता था। अगर आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का डायग्राम बनाने को आता है तो आप सिर्फ टीपी बनाएंगे, लेकिन एग्जाम में कभी ये पूछा ही नहीं गया। हमेशा आपको या तो फेजेस ऑफ ऑपरेशन वाला डायग्राम पूछा जाएगा। अगर फेजेस ऑफ ऑपरेशन वाला है तो आपको देख ही रहा है 3 फेज हैं, तो टीपी और एमपी एक साथ बनाने पड़ेंगे, या फिर वो बोलेगा शो द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, उस केस में भी यही डायग्राम बनेगा। बस ये फेज मत लिखना, सिर्फ ये फेज मत लिखना, डायग्राम पूरा यही है। अब समझो, पहले फेज में एमपी जो है वो बढ़ रहा है। एक्चुअली इस डायग्राम में ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन और रिटर्न टू अ फैक्टर एक साथ है। एमपी रिटर्न टू अ फैक्टर को दिखा रहा है और टीपी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को दिखा रहा है। याद करो, मैंने रिटर्न टू अ फैक्टर में बोला था कि ये बिल्कुल एमपी को ही लिखा गया है, लेकिन दूसरी भाषा में। तो अब देखो जरा, फेज वन में अगर मैं बात करूं तो एमपी इज इंक्रीजिंग, दिस मीन्स कि इट इज इंक्रीजिंग रिटर्न to a factor। phase 2 में MP is decreasing, this means it is decreasing return to a factor। इस स्टेज को बोलते हैं, अगर तुमसे पूछे कि कौन से स्टेज में इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर होता है तो आप जवाब दोगे फर्स्ट स्टेज में। अगर तुमसे पूछे कि कौन से स्टेज में डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर होता है तो आप बोलोगे सेकंड स्टेज में। क्यों? क्योंकि हमें एमपी का डायग्राम पता है, ठीक है। और थर्ड स्टेज में आप समझ गए होंगे
MP is negative, that's why it is negative return to a factor. समझ में आ गया? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो मैंने आपको समझा ही दिया है अभी, टीपी का, रिटर्न टू अ फैक्टर का मैंने अभी आपको यहां समझा दिया। अच्छा सर ये डायग्राम याद कैसे रहेगा? इतने सारे डायग्राम है, इधर भी कुछ बना हुआ है, इधर भी कुछ बना हुआ है, तो याद कैसे रहेगा कि टीपी की शेप क्या थी, एमपी की शेप क्या थी? तो जरा 2 मिनट के लिए सुनो। अब चलो टीपी और एमपी को एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अब जरा एग्जाम्पल ये है कि तुम अपनी क्लास में ही देखो, कुछ बच्चे तो होते हैं बहुत ज्यादा सीरियस पढ़ाई को लेके, चुपचाप बैठते हैं क्लास में, ध्यान से टीचर को सुनते हैं, और कुछ होते हैं बातूनी, बातें करेंगे, इधर उधर करेंगे, टीचर को डिस्टर्ब करना भले ही उनका मोटिव हो या ना हो, बट उनकी हरकतों से टीचर परेशान हो ही जाती है। ठीक है, मेरी क्लास में भी थे, तुम्हारी क्लास में भी होंगे, और तुम सबको पता है कि तुम कौन सी कैटेगरी में आते हो, तो मैं ज्यादा फोकस उस पर नहीं करना चाहूंगा। अब जरा ध्यान दो, जब तुम्हारी क्लास में सिर्फ सीरियस बच्चे बैठे हैं तब पढ़ाई ज्यादा होगी, बोलो हाँ या ना? जब तुम्हारी क्लास में सिर्फ सीरियस बच्चे बैठे हैं तब पढ़ाई ज्यादा होगी। तो ये टीपी जो तेजी से बढ़ा, फर्स्ट फेज में जो टीपी तेजी से बढ़ा, तो मतलब पढ़ाई जो है वो तेजी से चल रहा है, सिलेबस हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी बच्चे सीरियस वाले बच्चे ही हैं, बस बातूनी बच्चे क्लास में है ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बातूनी बच्चे क्लास में आना चालू हुए, तो टीचर थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होना चालू हो गया। अब पढ़ाई तो हो रही है, पढ़ाई आगे तो बढ़ रही है, सिलेबस आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा जितना तब बढ़ रहा था जब सिर्फ सीरियस बच्चे थे। क्यों? क्योंकि अब टीचर का थोड़ा बहुत टाइम तो बच्चों को चुप करने में ही चला जाता है, इसलिए सिलेबस उतनी तेजी से बढ़ नहीं रहा। तो इसलिए सेकंड फेज में टीपी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैं तुम्हें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन याद करा रहा हूं, टीचर, सिलेबस और स्टूडेंट्स के एग्जांपल से, कि जब बातूनी बच्चे नहीं थे तो स्टूडेंट्स तो सिलेबस बहुत तेजी से ऊपर गया, तेजी से आगे बढ़ा, तो वो हो गई फर्स्ट फेज। जब बातूनी बच्चे आना चालू हो गए तो सिलेबस धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो सिलेबस धीरे धीरे आगे बढ़ा, वो हो गई सेकंड फेज। और तीसरे फेज में जब बातूनी बच्चे सीरियस बच्चों से ज्यादा हो गए, पहले 5 सीरियस बच्चे थे, 0 बातूनी बच्चे थे, तो बहुत अच्छा पढ़ाई चल रही थी। फिर 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो सिलेबस चल रहा था लेकिन थोड़ा धीरे धीरे। जैसे ये नंबर 5 या 5 से ज्यादा 6 हुआ, जैसे ये नंबर बातूनी बच्चों का नंबर 5 या 5 से ज्यादा 6 हुआ, वैसे ही भाई साहब टीचर के हो गया नाक में दम, पढ़ा तो वो कुछ पा नहीं रही है, आके सिर्फ चिल्लाती रहती है, बच्चों को चुप कराने में उसका सारा टाइम निकल जाता है, बच्चे उससे फिर भी हैंडल नहीं होते। तो क्या बताओ सिलेबस आगे बढ़ा? ना, कोई सिलेबस आगे नहीं बढ़ा। ऊपर से क्या, टीचर का दिमाग और खराब हो गया। जो टीचर अच्छे से पढ़ाने वाली थी अब वो भी अच्छे से नहीं पढ़ाएगी, क्योंकि उसका सारा टाइम तो बातें करने में निकल जाता है, वो बेचारी आगे बताए क्या। इस वजह से थर्ड स्टेज में टीपी हो गया नेगेटिव। बताओ समझ में आया? पहले तेजी से बढ़ेगा टीपी, फिर धीमे धीमे बढ़ेगा और फिर नेगेटिव जाएगा। एमपी तो पहले पहाड़ बनाएगा, पहले ऊपर फिर नीचे, देन थर्ड स्टेज में देखो फर्स्ट स्टेज में बढ़ रहा है, सेकेंड स्टेज में कम हो रहा है, थर्ड स्टेज में वो 0 ही चला गया, 0 से भी नीचे नेगेटिव गया भाई, एमपी नेगेटिव हो गया। तो ये टीपी और एमपी की फेजेस हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको रिटर्न टू अ फैक्टर भी लिखवा दिया। अब हमारे पास कुछ कॉजेज हैं कि क्यों इंक्रीजिंग रिटर्न होता है और क्यों डिक्रीजिंग रिटर्न या डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब क्यों फर्स्ट स्टेज आती है, और डिक्रीजिंग रिटर्न मतलब क्यों सेकंड स्टेज आती है। अच्छा, डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रिटर्न वाले रीजंस ना थर्ड स्टेज में भी लग जाते हैं, बट वो फिर मतलब और ज्यादा भयंकर हो जाते हैं ये रीजंस। तो ये रीजंस सेकंड और थर्ड फेज में लगेंगे, ये कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न वाले, और कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न वाले फर्स्ट फेज में लगेंगे। ये तो खैर आपको इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और नेगेटिव रेट दिखाई दे ही रहा होगा। तो सबसे पहले कि क्यों एमपी बढ़ता है या क्यों इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर होता है, वो इसलिए कि भाई फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड रिसोर्सेज। जो फिक्स्ड रिसोर्स है हमारे पास, यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। याद करना ये सारी बातें चल रही हैं शॉर्ट रन में, और शॉर्ट रन में 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं, एक फिक्स, एक वेरिएबल। वेरिएबल फैक्टर्स बदले जा सकते हैं, फिक्स फैक्टर्स को बदल नहीं सकते। क्योंकि फिक्स फैक्टर को बदल नहीं सकते इसलिए वो इस ग्राफ में आएगा नहीं। हम किसे बदल सकते हैं? वेरिएबल फैक्टर को। तो हम धीरे धीरे वेरिएबल फैक्टर की ही तो यूनिट्स बढ़ा रहे हैं, फिक्स फैक्टर तो कहीं पिक्चर में अभी तक यहाँ पे है ही नहीं। तो जो फिक्स फैक्टर्स हैं, जो कि हैं लेकिन इस ग्राफ में नहीं है, बिजनेस में है लेकिन इस ग्राफ में नहीं है,
वो फिक्स्ड फैक्टर्स अभी पूरे चौड़ में बैठे हैं क्योंकि अभी उनके खिलाफ कोई वेरिएबल फैक्टर है नहीं। फर्स्ट स्टेज में देखो यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर बहुत कम है। फर्स्ट स्टेज में यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स बहुत कम है। ये 0 तो मान लो ये 5, मान लो ये 10। यहां पे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर बहुत कम है, 5 तक ही है बस। इस केस में क्या हो रहा है वो समझो। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में यूनिट्स जो फिक्स फैक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा जगह उनके पास काम करने के लिए, इसकी वजह से वो लोग अपना फुल्लर यूटिलाइजेशन दे पा रहे हैं, मतलब वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। कौन? फिक्स्ड फैक्टर्स, जिसकी वजह से ही हमको इंक्रीजिंग रिटर्न मिला है। और क्या रीजन है? डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। क्योंकि रिसोर्सेज, वेरिएबल रिसोर्सेज कम है लेकिन कम है। फिक्स्ड रिसोर्सेज या फिक्स्ड फैक्टर्स तो चेंज होते ही नहीं है, जितने हैं उतने हैं ही। उन लोगों को अच्छे से काम करने की टाइम मिल पा रहा है, काम करने की सिचुएशंस मिल पा रही हैं। अब आप देखो ना, अब आप देखो, अगर मैं लैंड बहुत ज्यादा खरीद लूं और लेबर लाऊं ही नहीं तो क्या मेरी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं सर। अगर मेरे पास लैंड छोटा सा है, जगह कम है और मैं बहुत सारी लेबर ले आऊं तो क्या मैं काम ढंग से हो पाएगा? नहीं। देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन दी बोथ। तो वही बैलेंस फर्स्ट स्टेज में मिल पा रहा है क्योंकि जितना लैंड है उतने ही रिसोर्सेज या उतने ही लेबर हमारे पास है, उसके हिसाब से तो हमारा काम बहुत अच्छे से हो रहा है। लैंड अपना काम कर रही है, मशीनरी अपना काम कर रही है, लेबर अपना काम कर रही है, सब लोग खुश हैं। डिवीजन ऑफ लेबर अच्छे से, और डिवीजन ऑफ लेबर मतलब जिसका जो काम है वो उस पर फोकस कर रहा है, कोई फालतू में बातचीत नहीं हो रही, कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। एफिशिएंसी मतलब कि उन लोगों को क्योंकि अपनी जगह मिल पा रही है, ऐसा नहीं बहुत सारे लोग एक ही कमरे में बैठे हैं तो इधर से कोनी लग रही है, इधर से कोनी लग रही है, उन लोगों को अपनी जगह मिल पा रही है, वो लोग तेजी से काम कर पा रहे हैं पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ। इस वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न आता है फर्स्ट फेज में। थर्ड जो हमारे पास कॉज है या रीजन है वो है बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स। क्योंकि देखो मशीन सारी लगा लो तुम, लेकिन बिना लेबर के तो मशीन भी नहीं चल सकती, किसी को ऑन और ऑफ तो स्विच करना ही पड़ेगा ना। तो क्या है फर्स्ट स्टेज में कि जो मशीन लोग हैं ना, वो जो अपना मशीन को जो काम करना है वो काम कर रही है, लेबर को जो काम करना है वो काम कर रही है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। ज्यादा लेबर मशीन का काम नहीं खा रही, ज्यादा मशीनरी लेबर का काम नहीं खा रही, जिसका जो काम है वो काम कर रहा है। इसी वजह से हमको इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है फर्स्ट फेज में। कॉजेज ऑफ या रीजंस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न क्लियर हुआ। चलो अब रीजंस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पे चलते हैं। अगर मैं बात करूं कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है फिक्सिटी ऑफ फैक्टर्स। क्योंकि अब देखो एक पॉइंट ऑफ टाइम अब ऐसा आ चुका है सेकंड फेज के अंदर जहां पे मशीन भी उतनी है फैक्ट्री में और कैपिटल भी उतनी है। तो उस टाइम पे ना तो कैपिटल सही से काम कर पा रही है ना मशीन, उस वजह से ये डिमिनिशिंग आता है। लेकिन ये पॉइंट जो पर्टिकुलरली कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई साहब यहाँ पे फैक्टर्स की ना फिक्सिटी है, मतलब आप मशीन की जगह पे कैपिटल को यूज नहीं कर सकते और कैपिटल की वजह से मशीन को यूज नहीं की जगह पे मशीन को यूज नहीं कर सकते। इस वजह से ये डिमिनिशिंग रिटर्न आता है क्योंकि जो काम मशीन कर सकती है वो कैपिटल नहीं कर सकती, या मैं कहूं वो लेबर नहीं कर सकती, और जो लेबर कर सकती है वो काम मशीन नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट है इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, इस पॉइंट में यही है कि आप एक फैक्टर को दूसरे से रिप्लेस नहीं कर सकते। फर्स्ट पॉइंट बता रहा था कि वो फैक्टर्स फिक्स हैं, ठीक है, जो जैसा है वो वैसा ही है, यू कैन नॉट चेंज देम। मशीन को आसानी से चेंज नहीं कर सकते, लेबर को आसानी से चेंज नहीं कर सकते। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि आप उन दोनों को आपस में भी चेंज नहीं कर सकते हैं। और बेसिकली मैंने फर्स्ट पॉइंट के साथ सेकंड पॉइंट भी एक साथ ही समझा दिया था, लेकिन ये दो अलग अलग पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है कि जो फैक्टर्स हैं वो फिक्स हैं, ठीक है, फैक्टर्स हैं वो फिक्स हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि वो फिक्स तो है ही, बस उसके साथ साथ आप उनको एक्सचेंज भी नहीं कर सकते, एक की जगह पे दूसरा, दूसरे की जगह पे पहले को भी यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स जो है ना भाई उन दोनों के बीच में भी बनती नहीं है।
मशीन ढंग से तभी काम करेगी जब लोग सही से काम करेंगे, और लोग सही से तभी काम कर पाएंगे जब मशीन सही से काम करेगी। मशीन को चलाने के लिए जितने लोग चाहिए, अगर उससे ज्यादा रख दोगे तो मशीन बिगड़ जाएगी, क्योंकि हर कोई उसमें उंगली करता रहेगा। और अगर लोग ज्यादा हो जाएंगे, मशीन कम, तो सारे आपस में बातें करने लग जाएंगे, काम कोई करेगा नहीं। तो पॉइंट की बात यही है कि भाई दोनों फैक्टर्स बैलेंस होने चाहिए। वेयर एज सेकेंड फेज में या थर्ड फेज में ऐसा देखा जाता है कि वेरिएबल फैक्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स बहुत कम रह जाते हैं, जिसकी वजह से फिक्स फैक्टर्स के ऊपर दबाव बनता है, प्रेशर बनता है, और वो धीरे धीरे काम अपना जो भी उनकी एफिशिएंसी है या जो भी उनकी प्रोडक्टिविटी है वो कम होने लगती है। इसी वजह से हमको ये डिमिनिशिंग रिटर्न या नेगेटिव रिटर्न मिलता है। नेक्स्ट आता है फेज ऑफ ऑपरेशन। फेज ऑफ ऑपरेशन मतलब इन तीन में से, अच्छा हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रोड्यूसर का बिहेवियर, प्रोडक्शन फंक्शन, तो हमको ये भी तो पता लगाना पड़ेगा कि भाई हम क्योंकि अब हम बिजनेसमैन हैं, तो हम कौन से फेज में अपने बिजनेस को चलाएंगे। जब टीपी तेजी से बढ़ रहा होगा, जब टीपी धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, या जब टीपी नेगेटिव होगा, जब एमपी बढ़ रहा होगा, या जब एमपी गिर रहा होगा, या जब एमपी नेगेटिव होगा। तो हमें कौन से फेज में अपने बिजनेस को चलाना है, ये कैसे पता चलेगा। देखो भाई, फर्स्ट फेज में तो सब कुछ अच्छा है, एमपी भी बढ़ रहा है और टीपी भी बढ़ रहा है, तो वैसे तो ये एक अच्छा कंडीशन हो सकती है, अच्छा केस हो सकता है, अच्छी जगह हो सकती है एक प्रोड्यूसर को ये यहाँ पे अगर वो 0 to 5 में कहीं अपना प्रोडक्शन रखता है तो। लेकिन बात ये है, क्योंकि अभी भी फर्स्ट फेज में चांसेस हैं कि वो ज्यादा कमा सकता है। कैसे, अगर वो 5 से हल्का सा आगे 6, 7 तक भी रहता है तो भी वो ज्यादा कमा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो फर्स्ट फेज वो इसलिए नहीं चूज करेगा क्योंकि अभी भी उससे ऊपर जाने की अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूसर के पास है। थर्ड फेज वो इसलिए नहीं चूज करेगा क्योंकि यहाँ पे टीपी भी कम हो गया और एमपी भी नेगेटिव हो गया, दोनों ही चीजें कम हो रही हैं, तो ये तो हमने वैसे ही रिजेक्ट कर दिया। तो बचा कौन सा, सेकेंड फेज। सेकेंड फेज इज द फेज ऑफ ऑपरेशन। सेकेंड फेज इज द फेज ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे एमपी भी पॉजिटिव है, ठीक है, अगर वो बढ़ नहीं रहा तो कम से कम 0 से नीचे भी तो नहीं गया, पॉजिटिव है, 0 से सम अमाउंट किसी नंबर के बीच में है, पॉजिटिव है। और टीपी भी बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, टीपी भी बढ़ ही रहा है, तो इसलिए हम इस फेज को चूज कर लेंगे अपने प्रोडक्शन के लिए। समझ गए। और दूसरी बात ये देखो, यहाँ पे टीपी मैक्सिमम पे भी है और एमपी 0 भी बिल्कुल एंड में जाके हो रहा है, बीच में नहीं हो रहा है। सेकेंड फेज के बीच में 0 नहीं हो रहा, एमपी लास्ट में जाके 0 हो रहा है। तो इसी वजह से हम लोग सेकेंड फेज को चुन लेंगे, और सेकेंड फेज होगा फेज ऑफ ऑपरेशन। मतलब प्रोड्यूसर 0 to 10 5 to 10 के बीच में कहीं भी प्रोड्यूस कर सकता है, उसको प्रॉफिट ही होने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ क्या कहता है, जैसे मैं बोला कि लॉ में तो आप अपनी लैंग्वेज लगा नहीं सकते, तो जो लैंग्वेज है वही लिखनी पड़ेगी। तो लॉ क्या कहता है, व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड, जब ज्यादा से ज्यादा इनपुट्स, वेरिएबल इनपुट्स आप लगाते चले जाओगे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट फैक्टर विल फॉल। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट फैक्टर विल फॉल। खैर यहाँ पे ऑफ द फैक्टर मस्ट फॉल लिखा है, बट कोई बात नहीं, इतना तो हम चेंज कर सकते हैं। ऑफ दैट फैक्टर मस्ट फॉल, इसका मतलब क्या है, देखो ये डायग्राम ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, एमपी नीचे गिर रहा है। अच्छा सर कंफ्यूज हो गए, एमपी यहाँ पे सीधी लाइन है और पॉजिटिव है, यहाँ पे पहले ऊपर जा रहा था फिर नीचे 0 से भी नीचे चला गया, चीज क्या। तो भाई साहब ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये एमपी है प्रोड्यूसर के लिए और ये एमपी है फैक्टर के लिए। जिस वेरिएबल फैक्टर की बात हो रही है, ये लॉ बेसिकली क्या कहता है कि मान लो आप लेबर लगा रहे हो, तो जैसे जैसे आप और लेबर फैक्ट्री में लाते जाओगे, वैसे वैसे एक लेबर जो आपको काम करके दे रही थी, एक लेबर जो आपको काम करके दे रही थी, जिसको मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं, वो कम होता रहेगा, लेबर की एफिशिएंसी कम होती रहेगी, जिस वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट की लाइन उस फैक्टर की, फैक्टर यहाँ पे क्या है, लेबर, तो लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती रहेगी। क्योंकि देखो ना भाई, जैसे कि हमने क्लास का भी एग्जांपल लिया था, या चलो वर्कर्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जैसे लेबर है वैसे वैसे वो अपना काम कर रही है, लेकिन एक पॉइंट के बाद लेबर
जितनी आई वो सबको काम मिल गया, सबको अपनी अपनी जगह मिल गई, सबको अपना अपना कोना मिल गया काम करने के लिए। उसके बाद आप जितनी भी लेके आओगे वो सारे फिर उनको क्या, तू थोड़ा सा उधर खिसक ना, तू थोड़ा सा उधर खिसक, कोई कोहनी मारेगा। इमेजिन करके देखो, एक छोटी सी जगह में देखो ये कमरा है, ठीक है, इसमें यहां भी लेबर बैठ गई, यहां भी बैठ गई, यहां भी बैठ गई, यहां भी बैठ गई, यहां भी बैठ गई, यहां भी, इस कमरे में सब जगह लेबर बैठ गई। अब 9 लेबर के बैठते ही ये कमरा फुल हो गया, ठीक है। इसके बाद भी अगर लेबर को लेके आते रहोगे तो वो किसी ना किसी से तो भिड़ेगी, क्योंकि जगह ही नहीं है और सबको काम करने के लिए अपनी अपनी जगह तो चाहिए। तो या तो वो आपस में बातें करना चालू कर देंगे, काम गया बाहर में, पहले अपन बातें ही कर लेते हैं, या फिर ऐसा होगा कि वो उसे परेशान करेगा, वो उसे कोनी मारेगा, ये इसे दिक्कत करेगा, जिसकी वजह से एट लास्ट इन लोगों का काम जो है, जो पहले एक दिन में हो सकता था कि कई 100 150 यूनिट बना ले, अब ज्यादा लोग मिलके भी कम काम करेंगे, 100 भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनका एमपी या एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। अब अपनी क्लास में ही देख लो एग्जाम्पल, जब कम बच्चे होते हैं क्लास में तो हर टीचर हर बच्चे पे ज्यादा ध्यान देती है। तो ज्यादा ध्यान देती है जब हर टीचर, तो क्या एक बच्चे का पूरा ध्यान पढ़ाई पे ही रहता है, और जैसे ही क्लास में जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ही एक बच्चे पे टीचर का ध्यान कम होएगा, उतने ही बच्चे बातें ज्यादा करेंगे, उतना ही क्लास को डिस्टर्ब करने का मौका मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में आएगा। लास्ट टॉपिक हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। एमपी का डायग्राम देख चुके हैं, पहले ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, फाइनली 0 से नीचे चला जाता है। एपी के डायग्राम की बात करें तो ये भी वैसा सही है, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, लेकिन अंतर इतना है कि यहाँ एमपी और एपी कहीं यहां जाके इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब इस रिलेशनशिप को तुम ध्यान से देखो तो जब तक एपी लिखा है ना, जब तक एपी बढ़ रहा है तब तक एमपी बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है, या फिर मैं ये कहूं कि जब तक एमपी बढ़ रहा है तब तक एपी भी बढ़ रहा है। थोड़े टाइम के बाद एमपी गिरना चालू हो गया, एपी फिर भी बढ़े जा रहा है, एवरेज फिर भी बढ़े जा रहा है, और एमपी मार्जिनल बढ़ने के बाद कम हो रहा था, कम होते होते वो इक्वल पे आ गया। तो एपी और एमपी एक पॉइंट पे जाके इक्वल हो गए, और उस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद एमपी भी गिरा, एपी भी गिरा, लेकिन एमपी ज्यादा जल्दी गिरा, एपी थोड़ा लेट गिर रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है। तो ये रिलेशनशिप थी एपी और एमपी के बीच में। कोई भी रिलेशनशिप चाहे तो ये वाली रिलेशनशिप, चाहे ये वाली रिलेशनशिप, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। आपको सिर्फ इतना करना है कि डायग्राम बना के आए और जैसे जैसे पॉइंट्स आपको दिखाई देते जा रहे हैं वैसे वैसे लिखते जाओ कि दे बोथ स्टार्ट फ्रॉम सेम पोजिशन, first MP rises and AP also rises, then MP decreases but AP still continues to rise, then MP and AP becomes equal, then MP and AP decreases but MP decreases at a greater rate। तो जो जो आपको दिखाई दे रहा है वो आप लिखते जाओ। मैं यहाँ पे आपको, मेरा काम है यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाना, आपको चैप्टर की तैयारी करना, सिलेबस के एग्जाम के लिए तैयार करना। मैं आपको वर्ड टू वर्ड नोट्स नहीं दूंगा, वर्ड टू वर्ड नोट्स चाहिए तो आओ भाई मुझसे पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना चल रहा है तो हम ऑनलाइन पढ़ा देते हैं, वरना तो फेस टू फेस क्लास हो ही रही थी। ऑनलाइन पढ़ो, वहां पे नोट्स मिलेंगे, तो वो तो खैर बात की बात है। अभी के लिए इतना ही। इस चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर 1 खत्म होता है हमारा यूनिट नंबर 3 का। इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि भाई पहली बार कोई 11th के लिए इतने बड़ी सीरीज लेके आ रही है, तो तुम्हारा काम ये है कि सीरीज को फैला दो अपने सारे उन दोस्तों को जो क्लास में तो पढ़े नहीं, साल की स्टार्टिंग से भी कुछ नहीं पढ़े, अब थोड़ा सा उनका पढ़ने का आया क्योंकि एग्जाम सर पे आ गए। 12th वालों की डेटशीट रिलीज हो गई है, तुम्हारी भी कभी भी होती होगी। फटाफट 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 इस वीडियो को शेयर करो, सीरीज को जितना हो सकता है उतना बड़ा बनाओ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डे एंड हैव अ नाइस डे।